नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी का सहयोग बराबर मिल रहा है और इसी के साथ आगे भी आप सभी के सहयोग की आपसे गुजारिश रहेगी। हम NCERT के तारतम्य में आज पहुंच चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 9 में। यहां हम जानेंगे बाजार में एक कमीज़ के बारे में। दोस्तों, लास्ट चैप्टर में हमने कहा था कि एक कहानी है जिसको हम पढ़ेंगे, बाजार में एक कमीज़। दोस्तों, ये कक्षा 7 का पाठ्यक्रम है, इसे हम शुरू करते हैं। यह अध्याय हमें एक कमीज़ की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादक से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। आइए हम देखें कि बाजार की श्रृंखला कपास उगाने वालों को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वालों से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इसमें सबको बराबर लाभ मिलता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ मिलता है? यह पता लगाने का प्रयत्न इस पाठ में करेंगे। कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान स्वप्ना, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधे पर आए डोंडे पक रहे हैं और उनमें कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोंडे जिनमें रुई भरी होती है एक साथ चटक कर नहीं खुलते, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिनों का समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज पर दर 2500 रुपये कर्ज पर लिए थे और उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन सब किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार भी लेना पड़ता है। व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 रुपये की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3000 रुपये काट लिए और स्वप्ना को 3000 रुपये दिए। स्वप्ना, केवल 3000 रुपये? व्यापारी, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, व्यापार में बहुत रुई आ रही है, बाजार में बहुत रुई आ रही है। स्वप्ना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। व्यापारी, अम्मा, मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूं, दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगा लो। स्वप्ना, नाराज ना हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल जाएगा। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि वह कपास कम से कम 1800 रुपये प्रति क्विंटल में बिकेगा, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसान को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चे की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता और उनका कोई आय भी नहीं होती। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। ऊपर की तरफ जरा कुछ चीजें देखें। देखिए, क्या स्वप्ना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ? तो जैसा कि उसका विचार था कि उसे 1800 रुपये के आसपास मिलना चाहिए था, तो उसे उतना पैसा नहीं मिला। व्यापारी ने स्वप्ना को कम मूल्य क्यों दिया? कि व्यापारी अपने मुनाफे को बनाने के लिए इस प्रकार के काम करते हैं। आपके विचार से बड़े किसान अपनी रुई कहाँ बेचेंगे? उनकी स्थिति किस प्रकार स्वप्ना से भिन्न है? देखिए, बड़ा व्यापारी जो है उसे आगे जाके किसी कारखानों में देगा, उसे उसके बड़े मूल्य उसे प्राप्त होंगे। देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, एक कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है। दूसरा, जिनिंग मिलें कपास खरीद लेती हैं। जिनिंग मिलें कपास से बीज हटाती और दबाकर कपास के गट्ठे बनाती हैं। सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठा खरीद लेती हैं। सूत काटने की मिलें कपास में धागा बनाती हैं। सूत काटने की मिलें व्यापारी को धागा बेच देती हैं। इस प्रकार ये जो पूरा क्रम है वो चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इरोड का कपड़ा बाजार। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का व्यापार बाजार
संसार में विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारी के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरी शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के आर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरणों में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। नंबर एक, बाजार में यह एक व्यापारी की दुकान। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर में वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते हैं और वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांवों में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करके वे कर्दे खरीदने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। इन तस्वीरों में आप ऐसे एक घर में रखे एक पावर लूम बिजली चलित कर्दे को देख सकते हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इन कर्दों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से लेकर 8 कर्दे तक होते हैं जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया होता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलियाँ, शर्टिंग, औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादरें इन कर्दों पर बनाई जाती हैं। बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले आते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर के व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो चित्र दिखा है, ये देखिए, ये इरोडा का एक दुकान है जिसमें क्या है, कपड़े रखे हुए हैं। इधर नीचे की तरफ चलें तो ये अपने को चित्र में 1 2 3 4 जो दिया हुआ है, इनको अभी अपन ने पढ़ा। इसमें पहले वाले में क्या पढ़ा था, ये बाजार का व्यापार की एक दुकान है। दूसरे वाले में कपास बुनने वाले का ये जो चित्र है, यहाँ पे 8 वो लगी हुई है। नीचे ये जो है उसने पूरा तैयारी कर ली, अब वो कहाँ जाने को तैयार है, बाजार उनके पास जो व्यापारी जिनने उनको कपड़ा सूत दिया था उनसे वो बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादन व्यवस्था, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। मतलब जो व्यापार में कपड़े बनाते हैं कारखाने, उनको ये बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारी के हित में ही अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंचे ब्याज दर पर ऋण लेकर कर्दे खरीदते हैं। एक कर्दे का मूल्य लगभग 20,000 रुपये होता है, इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 कर्दों के लिए लगभग 40,000 रुपये का निवेश करना पड़ता है। इन कर्दों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर एक परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3,500 रुपये ही कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था यानी पुटिंग आउट सिस्टम का एक उदाहरण है, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उससे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है, जिसे अपन दादन व्यवस्था कहते हैं। चलिए ऊपर की तरफ अपन पढ़ते हैं। इरोड के कपड़ा बाजार में निम्नलिखित लोग क्या काम कर रहे हैं। व्यापारी, बुनकर और निर्यातक। व्यापारी क्या करता है, व्यापार के लिए उन कपड़े को लेता है। बुनकर उनके कपड़े के सूत को क्या करता है, बुनता है और उसे कपड़े तैयार करता है। और निर्यातक जो है वो उसको क्या है, बाजार में बेचने के लिए आगे बढ़ा देता है। बुनकर व्यापारियों पर किस किस तरह से निर्भर है। देखिए बुनकर जो है वो पूरी तरीके से व्यापारियों पर निर्भर रहते हैं।
यदि बुनकर खुद सूत काट खरीद कर बने हुए कपड़े बेचते हैं तो उन्हें 3 गुना ज़्यादा कमाई होती है। क्या यह संभव है? चर्चा कीजिए। देखिए, ये एक प्रोसेस सिस्टम है। इस जो दर्जा इस कपड़े को, जिस रुई को खरीद रहा है, वह बहुत छोटे दर्जे का व्यक्ति है। उसने उसे कर्जा लेकर खरीदा हुआ है और वो उसी की भरपाई नहीं कर पा रहा। इसके बाद जो वो सामान है वो उससे ऊपर के हिस्से पर जाता है, जहां उसे सिर्फ उसके उचित मूल्य और उससे थोड़े से मुनाफे पे आगे बेच दिया जाता है। फिर उसका शुरुआत होता है उसे कारखानों से खरीदना, बेचना और उसके बनाए हुए कपड़े को अपनी मुंहमांगी कीमत के हिसाब से बेचा खरीदा जाना। क्या इसी तरह की दादन व्यवस्था पापड़, बीड़ी और मसाले बनाने में भी देखने को मिलती है? अपने इलाके के इस संबंध में जानकारी इकट्ठी कीजिए और कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए। आपने अपने इलाके में सहकारी संस्थाओं के बारे में सुना होगा, जैसे दूध, किराना, खान, धान आदि के व्यवसाय में। पता लगाइए कि ये किस प्रकार से लाभ के लिए स्थापित की गई हैं। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। बुनकर सहकारी संस्थाएं। हमने देखा है कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारी के ऊपर निर्भरता को कम करने के लिए और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान हैं इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप में करते हैं और वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकर वे बांट देते हैं। बुनकरों में जो बट जाता है उसके बाद सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है और इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकर को कपड़े का उचित मूल्य प्राप्त होता है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्था से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है, जैसे कि तमिलनाडु में सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इस तरह सरकार हथकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीदकर को ऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकानें देखी होंगी। आगे बढ़ते हैं। ये एक गारमेंट फैक्ट्री में महिला मजदूर बटन टाँक रही है। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं और ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में जरा भी विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करता है। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्च में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। देखिए, विदेशों में खरीदार वस्त्र निर्यात करने वाले से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं। वस्त्र निर्यातक इन शर्तों को क्यों स्वीकार करते हैं? देखिए, एक व्यवसाय ऐसी चीज है जिसको पाने के लिए भरसक प्रयत्न किए जाते हैं और खरीद में कम और बेचने में ज़्यादा की कीमत जो है हर व्यापारी का एक उद्देश्य होता है और इस प्रकार से जो सारी चेन सिस्टम है वो चलती है। वस्त्र निर्यात विदेशी खरीदारों की शर्तों को किस प्रकार पूरा करते हैं? तो वस्त्र निर्यातक जो है उनकी जो कभी भी मतलब कोई भी काम होता है उसको हमेशा क्या है, बाय शर्तों के फॉर्म में ही होता है। तो ये एक इशू नहीं है। जब भी हम कोई काम करते हैं किसी ना किसी शर्तों के हिसाब से करते हैं जिससे कि उसका जो कंप्लीट होने का टास्क है वो क्या है हो जाए, एक क्लियर हो जाए और उससे सारी चीज़ें हो। तो वो इसलिए करते हैं ताकि आप उसे लेट ना करो, मतलब बनाने वाला व्यक्ति उसे ज़्यादा समय लेट ना करके उसे समय पर पूरा करके दे, जिससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी क्या है बनी रहे। इम्पैक्ट गारमेंट फैक्ट्री में अधिकांश संख्या में महिलाओं को काम पर क्यों रखा गया है?
होगा, चर्चा कीजिए। आइए इसको पहले पढ़ते हैं। इंपेक्स गारमेंट्स फैक्ट्री में 70 कामगार हैं और उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री महिलाओं को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वाले में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3,000 रुपये प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटना, बटन टाकना, इस्त्री करना, पैकिंग करने के काम में रखा जाता है और इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। मजदूरी का भुगतान इस तरीके से होता है, देखिए। दर्जी 3,000 रुपये प्रति माह, इस्त्री करना यानी कि प्रेस करने वाले को 1.5 रुपये प्रति पीस, जांच करना 2,000 रुपये प्रति माह, धागे काटना, बटन लगाने 1,500 रुपये प्रति माह। इस तरीके से महिलाओं को क्या है, वेतन दिया जाता है। मंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखकर आपके विचार से मजदूर के लिए जो उचित भुगतान है उसकी मांग कीजिए। नीचे दी गई कमीज के चित्र में दिखाया गया कि व्यवसायी को कितना मुनाफा हुआ और उसको कितना खर्च उठाना पड़ा। यदि कमीज का लागत मूल्य 600 रुपये है तो इस चित्र में जानिए कि इस कमीज की कीमत का क्या क्या शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमीज की तरफ जाते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद कमीज पर आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई हैं। इनकी कीमत $26 रखी गई है, अर्थात हर कमीज $26 यानी 1,200 रुपये में बेची जाएगी। दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। चलिए चित्र को देखते हैं। अब ये कमीज है जिसमें लाभ 600 रुपये लिखा हुआ है, विज्ञापन 300 रुपये, भंडारण आदि 100 रुपये, क्रय मूल्य 200 रुपये। मतलब ये कि इस कमीज को 200 रुपये में खरीदा गया, उसको रख रखाव और उसके स्टोरेज में 100 रुपये खर्च हुआ, इसके विज्ञापन पे हुआ खर्च 300 रुपये। इस तरीके से टोटल कितना हो गया, 600 रुपये का ये सामान अब इस आदमी को बना। और इसके बाद इस बंदे ने जो बेचने का लिए उतने ही, मतलब 50% का मुनाफा इसमें क्या कर लिया, जोड़ लिया। और इस तरीके से इसकी जो कीमत हो गई वो कितनी हो गई, 1,200 रुपये हो गई। अब ये जस्ट डबल प्रॉफिट, मतलब 50% प्रॉफिट पर क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है। तो व्यापार की जो स्थिति है उस पर देखते हैं आगे। कमीज के व्यापारी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज कब कितने में खरीदी, तो अपन ने इसको देखा है 200 रुपये में खरीदी। फिर प्रति कमीज के हिसाब से खरीद ली। फिर उसने कितने रुपए में संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किया, 300 रुपये। बाद लगभग प्रति कमीज रुपए हो गई 600 रुपये। स्टोर में रखने के बाद उसमें 600 रुपये हो गई और प्रदर्शन और अन्य मद के खर्चे जिसमें जोड़कर। इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज 600 रुपये लागत पर पड़ी, जबकि वह उसे 1,200 रुपये में बेचता है। एक कमीज पर उसे 600 रुपये का क्या हुआ, मुनाफा होगा। वह जितनी अधिक संख्या में कमीजें बेचेगा उसे उतना ही अधिक क्या होगा, मुनाफा होगा। तो व्यापार के इस क्षेत्र में व्यक्ति ने कमीज के कितना मुनाफा कमाया, लगभग 600 रुपये प्रति कमीज। आगे बढ़ते हैं। वस्त्र निर्यातक ने 200 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 70 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 15 रुपये प्रति कमीज और कार्यालय चलाने का खर्चा 15 रुपये प्रति कमीज की दर में हुआ। क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? बिल्कुल, आप इसको देखिए तो ये बहुत ही कम 300 रुपये के आसपास जो है सेक्शन जा रहा है और वो ही चीज कितने में बिक रही है, 1,200 रुपये में। आगे देखते हैं। गारमेंट फैक्ट्री के मजदूर, गारमेंट के निर्यातक और विदेशी बाजारों के व्यवसायी ने प्रत्येक कमीज पर कितना पैसा कमाया, तुलना करके पता लगाइए। ठीक है, व्यावसायिक बाजार में ऊंचा मुनाफा कमा पाता है, इसका क्या कारण है? देखिए, बाजार में मुनाफा कमाने का कारण क्या है कि जो चीज पूरी कंप्लीट बनने के बाद जब आपके सामने प्रोजेक्ट होती है तो उसकी गुणवत्ता आपको उसके विज्ञापन के जरिए पता चलती है। यदि आप लाइफबॉय से हाथ धोते हैं तो उसका कारण यह है कि आप पूरे दिन में कम से कम 10 से 20 बार उस टीवी में लाइफबॉय के ऐड को देखते हैं। जिस पेपर को आप पढ़ते हैं उसमें आप लाइफबॉय को बार बार क्या करते हैं, पेपर के फ्रंट एंड पे देखते हैं। तो जब आप उसी चीज को बार बार देखते हैं और वही चीज अब जब आपको मार्केट में जाते हैं और आपको उस समय वह साबुन या कोई भी XYZ सामान है खरीदना होता है, तब आप क्या करते हैं, उसी पर्टिकुलर ब्रांड की चीज को खरीदना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसे बार बार देखा है कि ये चीज अच्छी है और कई बार उस विज्ञापन में आपको सुनाया जाता है कि ये चीज बहुत अच्छी है, इसको लेने से ये फायदे हैं। तो आप उसके फायदों को सुनते
चुके होते हैं, इसलिए आप क्या करते हैं, उसे खरीदने की कोशिश करते हैं। आपने विज्ञापन वाला अध्याय पढ़ा है। चर्चा कीजिए कि व्यवसायिक प्रत्येक कमीज पर विज्ञापन के लिए 300 रुपए की राशि क्यों खर्च करता है। तो वो अपने मुनाफे पे, मतलब जो शर्ट है उस पर 300 रुपए की लागत लगी, अगर वो चाहता और किसी को विज्ञापन नहीं देता तो वो 500 रुपए में बेच के 200 रुपए कमा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस 300 रुपए पे 300 रुपए मतलब 50% का क्या लिया, जोखिम। अभी से को आगे पढ़ाऊंगा मैं, आगे जब आपको बताऊंगा कि व्यापार जो है वो क्या चलता है, व्यापार पूरा चलता है जोखिम पर। जोखिम क्या, जोखिम ये बेटा कि जब उस व्यक्ति ने 300 रुपए का सामान लिया, 200 रुपए की शर्ट, 100 रुपए का उसका भंडारण, तो 300 रुपए के सामान पे उसने पहले तो 50% का रिस्क लिया ना, रिस्क जोखिम कि ये काम करेगा नहीं करेगा। और जब उसने 50% का रिस्क लिया अपनी क्षमता से उस चीज को सोच के, और उस पर उसका विज्ञापन चलाया, अगर मान लो विज्ञापन चलाने के बाद भी उसका शर्ट नहीं बिकता तब क्या होता, इसलिए उसने 50% का जब रिस्क लिया तभी तो उसने 50% का मुनाफा कमाने की हैसियत रखी। तो हम क्या है, उसके इस पहलू को देखते हैं कि वो सिर्फ बहुत महंगा कमा रहा है, पर हम ये नहीं सोचते कि उस व्यक्ति की क्षमता देखो, उसने इतना सोचकर उस पर रिस्क तो लिया। तो आप जो व्यापार करते हैं उस पर क्या होता है, रिस्क ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आप जितना मुनाफा कमाना चाहते हैं उस पर आपका प्रॉफिट ग्राफ जब बढ़ेगा, जब आप उस पर क्या करेंगे, मुनाफे को बढ़ाने के लिए रिस्क को यूज करेंगे। चलिए मैं आगे चला गया, इसको अपन बाद में कभी पढ़ेंगे, रिस्क और मुनाफे को कैसे पाया जाता है, या हम किस तरीके से किसी भी चीज का मुनाफा कमाते हैं। हम अभी चल रहे हैं इसी मार्केट के अंदर। बाजार में लाभ कमाने वाले लोग कौन हैं। व्यापार की एक श्रृंखला कई रुई के उत्पादककर्ताओं को सुपर मार्केटिंग के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदार और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ, या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही। कुछ लोगों ने व्यापार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने और बेचने में कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उसे दर्शा सकते हैं। बाजार में अधिक लाभ कमाने वाले व्यक्ति, इनमें आप बता सकते हैं जो अधिक लाभ कमा रहे हैं वो कौन लोग हैं। इसके अलावा बाजार से अधिक लाभ ना कमाने वाले व्यक्ति। तो ये आपने अभी पूरे पार्ट को अगर पढ़ा हो तो इन तीनों के आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो हम जानेंगे कि आप सही तरीके से पढ़ रहे हो। बाजार और समानता। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक को लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई, लेकिन निर्यातक की कमाई में से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वह अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे। यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, क्या आप ये जानते हैं कि आप जो रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं उनके पीछे कितने अलग अलग लोगों का प्रयास होता है। ये देखिए जो रेडीमेड कपड़े जो रखे हुए हैं इस मॉल के अंदर, यहाँ पर क्या है, इनके पीछे कितने लोगों का प्रयास है, तो आइए जानते हैं। एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने में अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत जमीन है। गरीबों को अनेक चीजों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसे छोटी किसान स्वप्ना के मामले में हुआ, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसे दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है, और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसा वस्त्र के कारखाने में कामगारों के साथ हुआ, निर्भर रहना पड़ता है।
इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है और इस समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे कि तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंभ करी। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर ने हमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाया, हमें बहुत अच्छी व्यवस्था को समझने की शक्ति दी, हमारे दिमाग को ये बताया कि व्यापार के कार्य किस तरीके से हमारे तक, जिस शर्ट को हम पहनते हैं वो किस तरीके से जीरो से ऊपर तक आती है। आइए बढ़ते हैं शब्द संकलन पर। जिनिंग मिल वह फैक्ट्री जहां रुई के गोलों के बीज अलग किए जाते हैं। यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठा भी बनाया जाता है जो धागे बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। निर्यातक यह वह व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है। मुनाफा जो आमदनी हुई है उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि। यदि खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है? घाटा। तो भैया घाटा नहीं खाना है, टाइम पे पढ़ना है, दिमाग को स्थिर रखना है, यहाँ वहाँ भटकाना नहीं है। रोज सुबह व्यायाम करिए और बढ़िया योग करिए, पढ़ाई पे मन लगाइए। लंबी क्लासें हैं, इनको आगे पढ़ना पड़ेगा। एक अच्छे मुकाम को हासिल करना है तो भैया लगातार बने रहो और साथ में इसी एनसीईआरटी के साथ दूसरी चीज़ों को भी शुरू करने के लिए तैयार रहो। जितने जल्दी हम इन चीज़ों को कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे, फिर नई किताबों को उठाएंगे जो एक अच्छे राइटरों की होंगी और उन राइटर्स की बुक को हम क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे। आप सभी से एक निवेदन है कि कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों तक मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन आप हैं जो मुझे वहां तक पहुंचा सकते हैं, उन ज़रूरतमंद लोगों तक जिनको इसकी आवश्यकता है। और एक और निवेदन करेंगे हम आपसे कि जिन अच्छे राइटर्स की बुक आप पढ़ना चाहते हो, आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम वहां से अवश्य शुरू करेंगे जहां से आप चाहते हैं, क्योंकि हमारा योगदान आपके लिए है। आप भले सब भला, इसीलिए हमारे चैनल का भी नाम है सब पढ़ो सब बढ़ो। तो दोस्तों, जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, लेता हूं आप सभी से इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।